Hello students, welcome to Keystone Universe of Education. I am Daire Rawal. I'll be teaching you sectors of Indian economy, social science का economics का chapter 2. आज हम एक quick recap देखने वाले हैं. हो सके उतना जल्दी इसे complete करेंगे और हो सके उतनी ज़्यादा clarity आपको देने की कोशिश करेंगे. Let's move forward. सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि सीधा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड समझिए कि जहां पे पैसे का लेन देन हो रहा है, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम टू जनरेट इनकम एंड एनकम्पास बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब कि मैं आपको कुछ गुड्स बेच रहा हूं, कुछ प्रोडक्ट बेच रहा हूं, या फिर मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं फॉर सम remuneration for some money, that is an economic activity. और economic activity के पार्ट में अगर हम देखेंगे इंडिया में या किसी भी कंट्री में जितनी भी economic activities होती हैं उनको हम डिफरेंट तरीके से इस चैप्टर में कैटेगराइज करने वाले हैं. We'll understand what categorization is. Basically कोई भी इकोनॉमी होती है, कोई भी एक्टिविटीज होती है, उनको हम डिफरेंट बेसिस से कैटेगराइज कर सकते हैं. और यहाँ पे हम इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कैटेगराइज एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कैटेगराइज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन 3 डिफरेंट बेसिस. वन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और द टाइप ऑफ एक्टिविटी. जिस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उस बेसिस पे अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो वी विल सी देयर आर 3 सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी. फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो विल डिवाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द इकोनॉमिक एक्टिविटी follows all the government rules and regulations and procedures or not. तो उसके बेसिस पे अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो विल फाइंड 2 सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. एंड देन मूविंग फॉरवर्ड विल आल्सो कैटेगराइज ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज. अगेन बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो गया एक साथ. लेट्स मूव फॉरवर्ड वन बाय वन तो थोड़ा आपको क्लैरिटी आ जाएगा. So, these activities are categorized into different sectors based on their nature and purpose. Primary, secondary and tertiary sectors, 3 sectors. अगर मैं stage of development के basis पे divide करूं, organized and unorganized sector अगर मैं उनको rules and regulations और procedures के basis पे categorize करूं, and public and private sectors on the basis of ownership. Again, too much information. Let's move forward. पहले आ जाते हैं हमारे फर्स्ट डिवीजन पे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. अब इसका मतलब क्या? तो बेसिकली आपकी एक्टिविटी कौन से स्टेज में है, मैं जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं वो कौन से स्टेज में है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका कैटेगराइजेशन इज अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी or sectors based on stage of development. Let me explain you what this means. Now what this means is, let's take an example. ये मैंने टी शर्ट पहना है, it's a cotton t-shirt. तो कॉटन टी शर्ट के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? You guessed it right. कॉटन टी शर्ट के लिए रॉ मटेरियल होगा कॉटन, ऑब्वियसली. अब मैं आपको पूछूं कि अगर कॉटन रॉ मटेरियल है तो कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन कहाँ से मिलता है? तो कॉटन ग्रो करना पड़ता है. कॉटन हमें एग्रीकल्चर में से मिलता है. दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेकिंग अ कॉटन टी शर्ट. यस और नो? यस. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिंग अ कॉटन टी शर्ट. तो वो होगा प्राइमरी सेक्टर, फर्स्ट स्टेज. सेकेंड स्टेज पे आते हैं. अब मैं देखिए कॉटन तो मुझे मिल गया, मैंने एग्रीकल्चर करके कॉटन ग्रो कर लिया. अब कॉटन को ऐसे उठा के तो नहीं लगाऊंगा अपने शरीर पे, क्लियर सी चीज है. मैं उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी फैक्ट्री में ले जाऊंगा जहां पे उसका प्रोसेसिंग होगा, उसको डाइंग किया जाएगा और एक फिनिश प्रोडक्ट बन के आएगा विच वुड बी अ कॉटन टी शर्ट. ये दूसरा स्टेज है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर. एंड फाइनली थर्ड इज कि भाई जहां इंडस्ट्री में, जहां फैक्ट्री पे टी शर्ट बन रहा है वही टी शर्ट वहां फैक्ट्री से तो आप खरीदते नहीं है. कहां से खरीदते हैं? अगेन यू वुड गेस इट राइट कि जनरली हम टी शर्ट किसी शॉप में से खरीदते हैं. तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो इस टी शर्ट को फैक्ट्री से आप तक पहुंचाती है वो सारी की सारी एक्टिविटी प्रोडक्ट नहीं बना रही, आपको सर्विस दे रही है. दैट इज द टर्शियरी सेक्टर, i.e. द सर्विस सेक्टर. Is
दिस वेरी क्लियर? आई होप इट इज, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे बता तो नहीं पाएंगे. बट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. फर्स्ट सेक्टर इज द प्राइमरी सेक्टर, जहाँ पे इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होगा. जनरली एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी. एग्रीकल्चर के साथ साथ जितने भी रॉ मटेरियल, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने की एक्टिविटीज होंगी, वो सारी प्राइमरी सेक्टर में होगी. उन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस करके आगे ले जाने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होगी, वो सारी सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज होगी. और फाइनली टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज, मतलब वो सारी सर्विसेज जो आपको चाहिए. कुछ सर्विसेज ऐसी भी होगी जो आपको प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करती, बाय इटसेल्फ आपको डायरेक्टली सर्विस ही डिलीवर करती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन. एजुकेशन इज अ सर्विस जिसमें आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, आपको एक डायरेक्टली सर्विस मिल रही है. तो लेट्स रिकैप क्विकली. प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज जनरली इसमें होगी. ठीक है, डिपेंड्स ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल. कल्टीवेशन ऑफ कॉटन यहाँ पे उन्होंने दे दिया. ठीक है, फॉर्म्स द फाउंडेशनल सेक्टर फॉर सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग भी आएगा, क्योंकि माइनिंग और क्वारिंग में भी हम नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं. एक्सट्रैक्शन हो रहा है. This is often referred to as agriculture and related sector. Obviously ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड है. मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड सेक्टर है. इट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी. इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये. फैक्ट्रीज जितनी दिख रही है, यहाँ पे चार्ली चैपलिन दिख रहा है. इट इज व्हाट इट इज. टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज का सेक्टर है. इसमें एज आई सेड स्टैंड अलोन सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन भी आएगा, और वो सारी सर्विसेज आएंगी जो आपको गुड्स डिलीवर करने में हेल्प करती है. ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, कॉमर्स, ये सारी सर्विसेज, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, ऑल ऑफ दैट. एसेंशियल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड पर्सनल सर्विसेज. और आगे एज आई सेड कम्युनिकेशन या कॉमर्स में आपको हेल्प करने वाली, आपको प्रोडक्ट पहुंचाने वाली सर्विसेज भी इसमें आएगी. टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे आ जाते हैं. Before we move into types of goods and services, we need to focus on a couple of things. Types of goods and services हमें जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम इस कैटेगराइजेशन से we want to define what the production of a country is. What does this mean now? Now what this means is कि हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में हमारा जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जिसे हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए इट इज नेसेसरी टू कैटेगराइज आवर गुड्स एंड सर्विसेज. हम जो गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं उसे कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है. अब ये क्यों जरूरी है? तो let's understand what these goods and services are and then we'll move forward. पहले आ जाते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और दूसरे हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज. व्हाट इज द डिफरेंस? भाई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो सारी चीजें हैं जो आप तक, मेरे तक, यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचती है. Final goods and services are all those goods and services that reach the consumer. While intermediate goods and services are all those goods and services that are utilized to make another goods or service. Again, बहुत ज़्यादा हो गया, समझाता हूँ मैं, वही तो काम है मेरा. तो let's understand what this means. Take an example. Let's take an example. आपको आपकी टेक्स्ट बुक में और उसमें एनसीईआरटी में भी आपको एक बिस्किट का एग्जाम्पल दिया हुआ है. यहाँ पे भी हम वो बिस्किट का एग्जाम्पल देखते हैं. हमने अभी टी शर्ट का एग्जाम्पल लिया था, उसको भी एक्सपांड कर लेते हैं. वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ अ टी शर्ट. कॉटन टी शर्ट है. अब आप समझिए, जब कॉटन की टी शर्ट बन रही है, तो कॉटन की टी शर्ट बन रही है, उसमें रॉ मटेरियल क्या लग रहा है? कॉटन. तो कॉटन की टी शर्ट, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ वी से कि एक कॉटन की टी शर्ट एक्स कंपनी की 400 रुपीज में आपको मिल रही है. अब ये 400 रुपीज में क्या क्या चीजें आ जाएगी? तो 400 रुपीज में शायद 50 रुपए का
कॉटन आ जाएगा, 50 रुपए ट्रांसपोर्टेशन वाले को दिए होंगे, 50 रुपए मैन्युफैक्चरिंग में लग गए होंगे और 50 रुपए प्रॉफिट भी होगा जो बेच रहा है, उनका प्रॉफिट ऑफ द सेलर। अब देखिए इस 400 रुपए में से 50 करके 200 रुपीज तो हमने यही गिन लिए, ऊपर से वेयरहाउसिंग का खर्चा, जितने भी कॉस्ट ऐड हो रहे हैं उन सब का खर्चा इसमें ऐड होता जाएगा। अब देखिए 400 रुपीज में ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है, तो अगर मैं टोटल प्रोडक्शन गिनने जाऊं विच इज आर जीडीपी, उसमें मैं अगर कॉटन को अलग से गिनूं और ये 400 रुपए भी अलग से गिनूं तो एक्चुअल प्रोडक्शन और हमारे कैलकुलेशन में एक मिस्टेक आ जाएगी कि भाई हम गिनेंगे कि 450 रुपए की चीज प्रोड्यूस हो रही है, बट द रियलिटी इज कि ये 400 रुपए में इस 50 रुपए की वैल्यू ऑलरेडी एडेड है। Now in this scenario what will happen is our calculation will be wrong, so हम क्या करते हैं कि भाई हमारा कैलकुलेशन इस पे फोकस करते हैं हम, यानी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे फोकस करते हैं। Why? So that we do not calculate the price of cotton twice. कॉटन इसमें क्या हुआ, तो कॉटन जो यहाँ पे इनपुट है, जो एक आउटपुट बनाने के लिए, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जा रहा है, दैट इनपुट इज इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड मतलब कि दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस एज एन इनपुट टू क्रिएट a final product, to manufacture a final product, and these intermediate goods, their value is already added to the value of final goods and services, and that is why this division is necessary, so that we don't calculate these intermediate goods twice. I hope this is very clear to you. Let's move forward. तो यहाँ पे वही डिस्कशन है, दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स एंड आर मेंट फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड आर नॉट मेंट फॉर फर्दर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग आर नोन एज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपको मिल रहे हैं, कंज्यूमर को मिल रहे हैं। क्लियरली द कीवर्ड हियर इज द कंज्यूमर। Intermediate goods and services are those utilized in further production or processing। यहीं पे एक और एग्जांपल बढ़ रहा है, farmer sells wheat to a flour mill at ₹20 per kg, which then sells to a biscuit company at ₹25 per kg। तो ये जो wheat हो गया, wheat flour हो गया, ये सारी चीजें क्या होगी, आप तक क्या पहुंचता है, आप तक बिस्किट पहुंचते हैं, आटा नहीं पहुंच रहा, उसका मैदा नहीं पहुंच रहा, तो आटा और मैदा जो हुआ दैट वुड बी इंटरमीडिएट गुड्स, जबकि बिस्किट होंगे वो होंगे फाइनल गुड्स यहां पे इन दिस एग्जांपल। आई होप दिस इज क्लियर। The value of final goods already encompasses the value of all intermediate goods। इंटरमीडिएट गुड्स ऑब्वियस सी चीज है, भाई मैं बिस्किट बेचूंगा तो बिस्किट के पैसे अलग और आटे के पैसे अलग थोड़ी लेने वाला हूं। बिस्किट के टोटल पैसों में ऑलरेडी आटे का पैसा एडेड होता है, एंड दैट इज व्हाई वी डू नॉट कैलकुलेट इंटरमीडिएट गुड्स। अब इसमें से आते हैं जीडीपी की डेफिनेशन में। व्हाट इज जीडीपी? तो जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल 3 सेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब कि एक साल में जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज नोन एज जीडीपी ऑफ एनी कंट्री। अब इसमें से काफी सारे प्रोडक्ट्स प्राइमरी सेक्टर के होंगे,
जैसे कि कॉटन हम रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ करते हैं, बट हमारे यहाँ हम घरों में भी थोड़ा बहुत उसे फ्रॉम अ हाइजीन पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं। सिमिलरली काफ़ी सारे प्रोडक्ट सेकेंडरी सेक्टर के होंगे। हमारे यहाँ जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मेरे कपड़े भी ले लो, सर्विसेज भी होंगी लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, ऑल दैट काइंड ऑफ प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड हियर। आई होप दैट्स क्लियर. It shows the total production of the country. In India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by a central government ministry. हमारी central government इसको undertake करती है. Every year they calculate कि इंडिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है. आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि इंडिया is the 5th largest economy in the world. तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी मतलब क्या कि हमारे यहाँ 5th लार्जेस्ट जीडीपी है, यानी कि हमारी जीडीपी, हमारा टोटल प्रोडक्शन, दुनिया में अगर कोई कंट्री सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें 5वें नंबर पर हम इंडिया आता है. अब आ जाते हैं हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स. विल टेक अनदर एग्जांपल फॉर दिस. हमारे यहाँ कंट्री में कौन सी सेक्टर को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, ये छोड़ो, हम देना चाहते हैं छोड़ो, हम किसको देते हैं. हाउ do we decide what sector to be considered the most important? Take this example. For example, एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसको एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉवर्टी का इश्यू है, उसके पास बेसिक नेसेसिटी के भी पैसे नहीं है, वो खाना भी नहीं खा पा रहा. सडनली उसके पास पैसे आते हैं, तो सबसे पहला खर्चा किस पे करेगा वो? What would be the first thing that he buys? You guessed it right, food, right? सबसे पहले तो खाना इंपॉर्टेंट है भाई, तो भाई खाना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो सबसे पहले खाने पे फोकस करेगा और खाने की चीजें खरीदेगा. Similarly, in a country, in any economy, it is necessary to decide कि भाई सबसे पहले तो फूड सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट. लोग जितने भी हैं हमारे कंट्री में भाई खाना तो खा पाने चाहिए, फिर बाकी के सेक्टर्स डेवलप करेंगे. और खाना कहाँ बनता है? यस, यू गेस्ड इट, प्राइमरी सेक्टर में. तो सबसे इनिशियल स्टेज में, सबसे पहले स्टेज में हमेशा कोई भी कंट्री या कोई भी इकोनॉमी फोकस करती है प्राइमरी सेक्टर पे. अब लेट्स कंटिन्यू विथ आवर एग्जांपल. अगर वो पर्सन जो हमने देखा कि उसको खाने की भी प्रॉब्लम थी, उन्होंने खाना खा लिया, अपनी बेसिक नेसेसिटीज थोड़ी बहुत पूरी कर रहा है, और पैसे आते हैं और पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया, तो किस पे खर्चा करेगा? कपड़े खरीदेगा, घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, लग्जरीज पे स्पेंडिंग करेगा. ये सारी चीजें कहाँ पे बनती है? Yes, again, you guessed it right. All these things are manufactured in the secondary sector. So once we achieve food security, once any country, any economy achieves food security, तो उनका फोकस धीरे धीरे शिफ्ट होता है over 100 years to the next sector, the secondary sector. Generally developing countries में ये सब देखने को मिलता है. और आगे उसी एग्जाम्पल को लेके जाते हैं कि लेट्स से जो वो पर्सन था जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, अब उसके पास पैसे ही पैसे, इतने ज्यादा पैसे हैं कि वो चाहे वो खरीद सकता है. उसने जो चाहा वो सारा उसने खरीद लिया, अब उसके पास कुछ खरीदने के लिए नहीं बचा है. उतने पैसे हैं और फिर भी पैसे आ रहे हैं. अब पैसे कहीं पे तो स्पेंड करने हैं. तो देखिए अब कहाँ पे स्पेंड करेगा? अब वो गाड़ी नहीं खरीदेगा, एक शॉफर हायर करेगा. अब वो क्या करेगा? अब वो घर नहीं खरीदेगा, अब वो घूमने जाएगा, होटल्स में जाएगा, एक्सपेंसिव जगहों पे जाएगा. अब वो खाना खरीद तो सकता है, पर उसकी जगह पे हिल डाइन आउट. ये सारी चीज़ें क्या है? टूरिज्म, सर्विस, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, सर्विस, और शोफर, इट्स ऑल्सो सर्विस. तो जब डेवलपमेंट के फाइनल स्टेज में, जब कोई इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, उसका प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है कॉन्स्टेंटली, तो अब फोकस वापस रीशिफ्ट होता है और टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस जाता है.
I hope this example clears everything for you. This is what historical change in sectors is all about. Primary sector was the most important sector in initial stages of development. As you would think कि भाई सबसे पहले खाना, उसके बाद luxuries और फिर पैसा उड़ाना. That is where we move. Finally, at present, tertiary sector is the most important in terms of production and employment. यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ है. ये ग्राफ देखिए, इंडिया का ही ग्राफ है जीडीपी का. 1973-74 में आप देखिए प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा फोकस में था और आज के दिन में टर्शियरी सेक्टर इज द मोस्ट फोकस्ड. हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर का होता है हमारी जीडीपी में. इसके भी रीजंस हैं, हम देखते हैं आगे. टोटल जीडीपी इन इंडिया वाज अबाउट above rupees 5,000 crore. डेटा है, but in 2013-14 after a gap of 40 years the GDP in India 5 trillion क्रॉस कर चुका है भाई. We are a 5 trillion or rather 55 million. टर्शियरी सेक्टर हमारा डोमिनेंट है इसमें. राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर. अब ये टर्शियरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है वो तो हमने देखा, चार्ट देख लिया, ठीक है. मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, डेटा बोल रहा है. मैं नहीं बोल सकता, मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है, डेटा के पास एविडेंस है. तो व्हाई डज टर्शियरी सेक्टर बिकम दिस इंपॉर्टेंट? व्हाई इज इट राइजिंग इन इंपॉर्टेंस? क्यों टर्शियरी सेक्टर इतना बढ़ रहा है भाई, क्या है ऐसा? तो सबसे पहले इसके जो रीजंस हैं आपको संक्षेप में समझा देता हूं, फिर विल सी द स्लाइड्स. सबसे पहला आप समझिए कि भाई कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो चाहे जितना इकोनॉमी खराब हालत में हो, लोग गरीब हो, फिर भी ये सर्विसेज तो वो यूज करते ही हैं टू ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट. कभी भी ये सर्विसेज बंद नहीं होती. दीज आर कॉल्ड बेसिक सर्विसेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एंड एजुकेशन. अब हेल्थ एंड एजुकेशन तो बहुत ही बेसिक सर्विस है, उस पर तो फोकस करना ही पड़ता है. मेरे पास पैसे नहीं होंगे पर अगर मुझे कोई बहुत बड़ा डिसीज हो जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाके अपनी हेल्थ का ध्यान तो रखने वाला हूं. तो इवन व्हेन इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग, सर्टन सर्विसेज विल ऑलवेज हैव अ पार्ट इन द इकोनॉमी. वो सर्विसेज हैं बेसिक सर्विसेज, वो तो रहेंगी ही. तो ये फर्स्ट रीजन है. दूसरा, अब मान लो मेरा प्राइमरी सेक्टर डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर बहुत डेवलप हो रहा है, ठीक है. तो सब कुछ मैन्युफैक्चर हो गया, बहुत सारी चीज़ें मैंने बना ली, फिर क्या फैक्ट्री में रखूंगा मैं? ऑब्वियसली नॉट. मैं सारी चीज़ें फैक्ट्री में थोड़ी रखूंगा, मैं उसको ले जाऊंगा कहीं पे और बेचूंगा. ट्रेड होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा. ऑल दीज सर्विसेज आर सपोर्टिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर एज वेल. तो जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता है तो बाय डिफॉल्ट सर्विस सेक्टर को भी डेवलप होना पड़ता है टू सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. दिस इज व्हाई दीज सर्विसेज आर इंक्रीजिंग इन इंपॉर्टेंस एज वेल. तो ये डेवलपमेंटल सर्विसेज हैं. दीज सर्विसेज आर कॉल्ड डेवलपमेंटल सर्विसेज एंड अगेन that gives importance to tertiary sector. फिर तीसरा देखो, हमने जितना एग्रीकल्चर करना था, जितना प्रोडक्शन करना था, मोर और लेस हमने कर लिया है. अब कोई नया क्रॉप हम इन्वेंट नहीं करने वाले, डिस्कवर नहीं करने वाले कि ओ ये क्रॉप भी हम खा सकते हैं, ठीक है. वो हमें आता है. ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने काफ़ी ऐसी चीज़ें खा ली है जो हमें नहीं खानी चाहिए थी और हमें पता चल गया कि नहीं, दैट नहीं खा सकते, ठीक है, उसका सूप नहीं पी सकते. दैट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन. तो एग्रीकल्चर में कोई नया क्रॉप नहीं आने वाला. मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सारे इन्वेंशंस होते हैं, हाँ, बट उसमें भी अब सर्टन लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज मोर और लेस डन. बट टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज रेगुलरली नहीं आती है. बेस्ट एग्जांपल इज योर इंटरनेट, जिस पे बैठ के आप ये देख रहे हो.
इंटरनेट, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हैं जो नई नई इन्वेंट होती रहती है, उसमें भी काफी सारी नई चीजें आती रहती है, एल्गोरिथम्स, ये वो सारी चीजें आती है। ये सारी चीजें हैं न्यू सर्विसेज। टर्शियरी सेक्टर इज द सेक्टर जहां पे सबसे ज्यादा नई चीजों का एडिशन होता है। अब मैं नई चीज ऐड करते जाऊंगा तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और फाइनली जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप होना स्टार्ट होती है, लोगों की इनकम बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, ऑब्वियस सी चीज है। लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो ज्यादा लग्जरीज यूज करेंगे या कम? ज्यादा बाहर खाने जाएंगे या कम? टूरिज्म ज्यादा होगा या कम? ये सारी चीजें भी क्या है? दीज आर ऑल्सो ऑल सर्विसेज, दीज आर लग्जरी सर्विसेज, और ये लग्जरी सर्विसेज भी बढ़ते रहती है। एंड दैट इज वाई अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर बढ़ेगा। सो ऑल दीज रीजंस, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। अगेन थोड़ा बहुत डेटा आपको दिया गया है कि भाई 1971-72 से लेके 2017-2018 के बीच में टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? तो सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजें तो बेसिक सर्विसेज है। डेवलपिंग कंट्रीज इन इंडिया जहां पे धीरे धीरे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप हो रहे हैं, तो डिमांड फॉर सर्विसेज ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि वो सपोर्ट कर रही है। रेक्रिएशनल, जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा, रेक्रिएशनल सर्विसेज यानी लग्जरी सर्विसेज लाइक टूरिज्म, शॉपिंग, ये सब भी बढ़ेगा, और नई नई सर्विसेज भी बढ़ती जाएगी। टर्शियरी सेक्टर हम बोल तो रहे हैं कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड सेक्टर है, हाँ। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी में, टोटल प्रोडक्शन में, हाँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, हाँ। बट टर्शियरी सेक्टर की बढ़ रही है उसका मतलब सारी सर्विसेज का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। सर्टन ओल्ड फैशन सर्विसेज ऑल्सो गो आउट ऑफ फैशन एंड स्ट्रगल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिपेयर पर्सन्स, ठीक है। अब स्मॉल शॉपकीपर्स, अब आपको इंटरनेट मिल गया तो आप घर बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, तो स्मॉल शॉपकीपर्स की जो सर्विस प्रोवाइड करने की जगह है वो डेवलप होगी या कम होगी? ऑब्वियस सी चीजें कम होगी। सो when we say service sector is developing, it does not mean कि every service within service sector is developing, but service sector as a whole is developing. I hope that's clear. अब कहाँ पे ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं भाई? कौन सा सेक्टर है जिसमें लोग एम्प्लॉयड है? तो इसमें आपको दो चार्ट दिखा दूंगा, इतना ज़्यादा डेटा तो आपने सह नहीं पाओगे, पर देख लेते हैं। कहाँ गया? हैज टू बी, हाँ, देयर इट इज। पहला चार्ट कंट्रीब्यूशन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, उसका परसेंटेज दिया हुआ है। 2013-14 में सबसे ज्यादा शेयर किसका था जीडीपी में? टर्शियरी सेक्टर का। क्लियर है? प्राइमरी सेक्टर तो इतना सा है, सेकेंडरी सेक्टर भी थोड़ा बहुत दे रहा है, प्राइमरी सेक्टर सबसे कम दे रहा है कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयमेंट की बात कर दे तो एम्प्लॉयमेंट में देखो भाई 1977-78 में 71% पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन इंडिया इन द प्राइमरी सेक्टर। उसको हमने कम किया है क्योंकि राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, तो फिर कम तो होने ही वाला था। पर आज भी 2017-18 में भी 44% पीपल, सबसे ज्यादा लोग क्या काम कर रहे हैं? कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? एग्रेरियन कंट्री, यानी कि एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया? हम अभी तो डिस्कस कर रहे थे कि यार टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, टर्शियरी सेक्टर जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, पर ज्यादा लोग क्यों प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं? क्योंकि आप समझिए कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, इसमें सिर्फ टर्शियरी सेक्टर की बात नहीं करते, आप देखिए सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर दोनों थोड़े एक्सपांड हो रहे हैं और प्राइमरी सेक्टर कम होते जा रहा है इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। बट फिर भी ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, बिकॉज इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर देयर आर टू रीजंस। वन, वहां पे एक तो स्किल्ड वर्कर्स या स्किल्ड जॉब्स होती है, हर किसी के पास यहाँ पे काम करने की स्किल्स नहीं है। एंड सेकेंडली यहाँ पे जॉब्स पर प्रोडक्शन कम होंगी,
व्हाट डज दिस मीन कि भाई अगर मैं टर्शियरी सेक्टर में हूं, अगर मैं एजुकेशन में हूं, तो एज एन एजुकेटर मैं कितने सारे बच्चों को थ्रू दिस वीडियो पढ़ा रहा हूं। Just one person is required for so much service, while एग्रीकल्चर में थोड़ा भी प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। वन, बिकॉज दे डू नॉट हैव स्किल्स, एंड सेकेंड, बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर दोज मैनी जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। उतनी जॉब्स ही नहीं है। अगर मैं बोलूं कि आप लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हो, उसकी जगह पे सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर में जाके काम करो, तो वहां पे जॉब तो होनी चाहिए, तब जाके ये लोग यहां से वहां जाएंगे। That is why today, even today, majority of our population works in the agricultural sector. आप इसे ठीक से समझिए कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन इज ओनली अराउंड 10%, जबकि उसमें लोग 44% है। उसका मतलब क्या कि इंडिया में 44% लोग मिलके सिर्फ 10% जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। This is a glaring issue. Let's see what this means. Secondary and tertiary sectors account for 75% of production but employ less than 50% of the workforce. This indicates an excess workforce in agriculture, so relocating some won't affect production. It implies अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या कि भाई एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन जो आप पहले पढ़ चुके हो शायद, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसे कहते थे। मतलब क्या कि एक फील्ड में 4 लोगों की ज़रूरत है, 10 लोग लगे पड़े हैं। अब 6 लोगों की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि उनके पास कहीं और जॉब नहीं है, कोई और स्किल्स नहीं है, इसलिए वो वहीं पे लगे पड़े हैं। दैट इज व्हाट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज, एंड दैट क्रिएट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट। व्हाट दिस मीन्स इज, ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि भाई अब जितने भी लोग होंगे, यहाँ पे 10 के 10 लोग हैं फार्म में, भले ही 4 लोगों की ज़रूरत है, सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं और सारे के सारे लोग अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज वर्किंग लेस देन व्हाट योर कैपेसिटी इज, और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि 10 लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली तो एन इक्विवेलेंट ऑफ 6 पीपल इज अनएम्प्लॉयड देयर। दैट इज व्हाट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इज। अब ऐसे में अंडर एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इश्यू है फॉर 2 रीजंस। एक तो कोई डायरेक्टली अनएम्प्लॉयड होगा तो गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन गिविंग देम सम वर्क, गवर्नमेंट कैन वर्क ऑन दैट। पर अगर पता ही नहीं चल रहा कि कौन अनएम्प्लॉयड है, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू गिव देम वर्क, टू फाइंड अ रियल सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। और उसी की वजह से क्या होता है कि उनकी इनकम कम रह जाती है, एंड पॉवर्टी, हेल्थ हैजर्ड्स, ये सारे इश्यूज आते रहते हैं। क्लियर है? लेट्स गो। Underemployment, unlike visible unemployment, is concealed and is referred to as disguised unemployment. आप सब पढ़ चुके हो ये। In the service sector, individuals are often seen working long hours for minimal earnings. ठीक है। How to create more employment? अभी इतना प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो प्रॉब्लम ये है कि अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। प्राइमरी सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो दूसरी जगह पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दो। कैसे कर सकते हैं? कोई तो तरीका होगा भाई। तो सबसे पहले तो इन 4 चीजों पे फोकस कर लेते हैं। द फर्स्ट इज फोकस ऑन बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट मतलब क्या? आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 आने वाला है, मनी एंड क्रेडिट। मनी यानी पैसा, क्रेडिट मतलब उधार। बैंक से जो उधार दिया जा रहा है उस पे फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि बैंक से जो उधार मिलता है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। अगर जो गरीब लोग हैं, जो अपना काम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, कुछ खुद से करना चाहते हैं, उनको अगर कम इंटरेस्ट पे क्रेडिट यानी उधार मिलेगा बैंक से, तो वो लोग क्या कर पाएंगे? उस पैसों का यूज करके इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे अपने धंधे में, और दूसरा अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर कुछ नई चीज कर पाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी भाई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने वाली है।
सेकेंड इज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स। सिंपल सी चीज है, गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी, गवर्नमेंट स्कीम्स में रोड्स बना रहे हैं, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, जितने ज्यादा रोड्स और फ्लाईओवर्स अच्छे तरीके से बनाएंगे, नए बनाएंगे, रिमोट एरियाज तक पहुंचेंगे, तो वहां के जो रिमोट एरियाज में लोकल्स काम कर रहे हैं वो वहां पे लेबर वर्क कर पाएंगे। दैट इज नॉट अ ग्लोरिफाइड वर्क। आपको लगेगा कि ऐसा काम क्या करना, अरे भाई अनएम्प्लॉयमेंट से तो अच्छा ही है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से तो काफी अच्छा है। अब आ जाते हैं थर्ड, फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो देखिए इंडस्ट्रीज में आप आगे देखेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 6 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कि डिफरेंट टाइप्स होती है। एक टाइप से हम देखने जाए तो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मतलब जिसमें बहुत पैसा लगता है, जिसमें बहुत सारी मशीन्स लगती है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, वो सारी चीजें, उसमें देखिए बहुत सारी मशीन्स हो जिसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें लोगों की जरूरत कम है, मशीन्स की जरूरत ज्यादा है, खर्चे की जरूरत ज्यादा है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर जनरली कैपिटल इंटेंसिव, मतलब कि उसमें कैपिटल यानी पैसा लगता है भाई। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर नॉट कैपिटल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर नॉट कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या, छोटे लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होगा तो उसमें हाँ इट वोंट बी कि सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, बट उसमें लेबर की जरूरत ज्यादा होगी, खर्चा कम होगा। तो अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इंप्रूव करेंगे तो ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी और उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो गरीब भी होंगे, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज भी होंगी, आप लोग कहीं पे घूमने जाते होंगे, वहां पे हैंडीक्राफ्ट्स और ये सारी चीजें होती है। ये हैंडीक्राफ्ट्स और ये सब क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर इन सब को हम प्रोटेक्ट करेंगे, इनको फोकस करेंगे, तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी। एंड फाइनली थ्रू स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड टूरिज्म, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत इजी है। स्कूल्स बनाने में भी लोग लगेंगे, चलाने में भी लोग लगेंगे, और वहां से जो बाहर निकलेंगे वो सारे स्किल्ड लोग होंगे, तो उनको एम्प्लॉयमेंट दूसरे सेक्टर्स में मिलना ज्यादा इजी होगा या डिफिकल्ट? ऑब्वियसली इजी होगा। हॉस्पिटल्स अगेन बनाने में भी लोग लगते हैं, चलाने में भी लोग लगते हैं, और हॉस्पिटल से जो ठीक होके आएगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। और टूरिज्म अगेन, होटल्स और ये टूरिज्म इंडस्ट्री बनाने में भी लोग लगते हैं और चलाने में भी लोग लगते हैं। जितना ज़्यादा हम इसे प्रमोट कर पाएंगे, शायद लोग प्राइमरी सेक्टर से मूव होकर सर्विस सेक्टर में आते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, गोवा। गोवा में एग्रीकल्चर था, आज भी है, पर उनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से नहीं चलती, उनकी इकोनॉमी चलती है टूरिज्म से। वहाँ पे जो लोग पहले शायद एग्रीकल्चर में ज़रूरत नहीं थी, वो सारे लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, आज वो वहाँ पे टूर गाइड्स हो गए, बीच पे छोटा मोटा काम कर लेते हैं। Yes, again, not glorifying it, but it is an important way of generating employment. अब वापस कुछ डेटा देख लेते हैं। The way by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and a large number of people may be employed. नीति आयोग, हमारा प्लानिंग कमीशन, जो अब नीति आयोग नाम दे दिया गया है, जो 5-5 साल के 5 ईयर प्लान्स बनाता था, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि भाई 20 से 35 लाख जॉब तो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही अभी क्रिएट हो सकती है। उसमें से शायद एक कम हो गई है, मैं आ गया इसलिए, बट 20 से 35 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकती है। Every state or region has the potential for increasing the income and employment for people in that area. The same study by the Planning Commission says that if tourism as a sector is improved, every year we can give additional employment to more than 5 lakh people. और ऊपर से टूरिज्म में डॉलर्स आएंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे, हमारा करेंसी भी स्ट्रांग हो सकता है। We must realize that some of the suggestions discussed above would take a long run. अब देखिए ऑब्वियस सी चीज़ है, कल के कल तो मैं स्कूल नहीं बना सकता, ठीक है, कल के कल मैं होटल नहीं बना सकता। ऐसे कुछ भी आइडेंटिफाई करके, हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी कंट्री के साथ मेरा बीफ हो जाए तो मैं हमारे कोई आइलैंड को ढूंढ के प्रमोट करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, वी आर नॉट नेमिंग नेम्स, बट ये हो सकता है। बट ओवरनाइट टूरिज्म और ये सब डेवलप करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। Then how can we immediately curb this issue? तो
तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ही राइट टू वर्क के तहत, राइट टू वर्क हमें एक लीगल राइट देके राइट टू वर्क के तहत एक स्कीम निकाली थी, MG नरेगा 2005, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके चलते 625 पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए हमारे कंट्री में। हमारे कंट्री के 625 पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप जितने भी इस डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी विलेजेस हैं, उन सब विलेजेस के जितने भी लोग हैं, उनको काम दिलाने की गारंटी हम देते हैं कि भाई साल में कम से कम 100 दिन काम कौन दिलवाएगा? मैं। और अगर ये काम करने में मैं पीछे रह गया तो क्या करूंगा? मैं आपको उसकी जगह पे मुफ्त में भी पैसे दे दूंगा। That is what MG Narega is. It is the guarantee of employment to all these people. और ऑब्वियसली ये 100 डेज का मैं आपको बता दूं कि आज के दिन में उसे अपडेट करके 150 डेज भी कर दिया गया है। सो दैट इज ऑल्सो देयर। आप अपनी टेक्स्ट बुक में 100 डेज लिखा है तो 100 डेज रखना। एडिशनल पॉइंट आप चाहे एग्जाम में लिखना चाहे कि 150 डेज है तो लिख सकते हो। इट्स अप टू यू। डिविजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। अब आ जाते हैं, ये तो अपने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे 3 सेक्टर देख लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, बहुत इजी। अब आगे देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या होते हैं। Let's move forward. Let's understand what organized and unorganized sector is. Organized, देखो इतना ज्यादा है, हम डिस्कस भी करेंगे, पर सिंपल भाषा में अगर समझना है, जो आप आंसर में नहीं लिख सकते पर आपको समझने के लिए दे सकता हूं। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब वो जो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं करते। गवर्नमेंट ने बोला कि मिनिमम वेज रखने हैं, ठीक है, सर्टन लेवल ऑफ वेजेस देना कंपलसरी है, तो इन्होंने बोला नहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलती है नहीं, हम नहीं देंगे भाई। गवर्नमेंट ने बोला कि एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लाइक ग्रेचुइटी, ठीक है, ग्रेचुइटी क्या है? ग्रेचुइटी इज अ सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में आता है। जब आप काम करने जाओगे आपको पता चल जाएगा, और अगर नहीं पता चल रहा तो आप किसी को भी पूछ सकते हो। एट दिस पॉइंट वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, बट ग्रेचुइटी इज अ सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। भाई आपको एज एन एम्प्लॉय थोड़ा सपोर्ट देने का काम है, तो वो गवर्नमेंट ने बोला कि ग्रेचुइटी इज सॉर्ट ऑफ कंपलसरी फॉर सर्टन कंपनीज। अनएम्प्लॉयड सेक्टर वाले नहीं बोलते, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले नहीं बोलेंगे, सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं, उसके भी आगे देखने जाओ, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट है। आप देखो कि जहाँ पे आप शॉप एस्टैब्लिश कर रहे हो, जहाँ पे आप अपना कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, वो एक कमर्शियल बिल्डिंग में होना चाहिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने बोला नहीं, मैं तो कहीं पे भी करूंगा भाई। गवर्नमेंट ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में, जो काम जिसको आप काम पे रख रहे हो उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट रखो, पेड लीव्स दो उसे। संडे है तो संडे तो हॉलीडे होना चाहिए भाई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने बोला नहीं, जिस दिन आएगा उस दिन पैसे मिलेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। सो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर वो फॉलो हो रहे हैं, अगर कोई भी बिजनेस वाला, कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री अगर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोसीजर्स फॉलो करती है तो दैट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अगर वो नहीं करती तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। सिंपल है, बहुत इजी है। लेट्स लुक एट दिस। Organized sector covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. काम तो मिलेगा भाई, एक हमने डिसाइड कर दिया है, एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको काम मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल यू डू समथिंग विच इज फायरेबल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपका वीडियो शूट हो रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इन दिस केस वी कैन सी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर इज बेसिकली जहां पे लोगों को एक वर्क की गारंटी है।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नॉट दिस। ये डिफरेंशिएशन बहुत लोग पूछते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डिफरेंशिएशन कई बार पूछा जाता है। इफ दे फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइज्ड, इफ दे डोंट फॉलो इट अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लाइक पेड लीव्स, ग्रेचुइटी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारे बेनिफिट्स नहीं अवेलेबल होते। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलर वर्क मिलता है, अश्योर्ड वर्क मिलता है, यहाँ पे रेगुलर अश्योर्ड वर्क नहीं मिलता। क्लियर है? Unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government. Employment is not secure. Jobs here are low paid. Obvious सी चीज़ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को इजीली पैसे नहीं मिलते क्योंकि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उस पर फोकस कर लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग आते कहाँ से हैं? सिंपल, दिस इज अ वेरी रेगुलर क्वेश्चन कि भाई अगर आपको जॉब लेनी हो तो आप कहाँ पे जॉब लेंगे? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज सेक्टर में। मैं क्यों अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करूंगा भाई? वहाँ पे कोई बेनिफिट्स नहीं है, वहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे। तो सिंपल रीजन इज कि भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर में उतनी जॉब्स नहीं है, और जो लोग डेंजरस पोजीशन में है, जो पॉवर्टी के नज़दीक है, जो सोशली बैकवर्ड है, उन सब के पास ऑप्शन नहीं है। That is how people end up working in an unorganized sector. What does this mean? The organized sector offers jobs that are the most sought after. हम किसी भी जॉब की बात करें तो that would be organized sector. Obviously जी। अब it is also common to find many organized sector enterprises in the unorganized sector. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का मालिक 100 जॉब्स देने के लिए तैयार है, 100 जॉब्स में से 80 जॉब वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू, मतलब कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस फॉलो करके दे देगा। 15-20 जॉब ऐसी रखेगा जिसमें जो सस्ते में आ गया, उसमें कोई मिनिमम वेज नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई टैक्सेशन नहीं, कुछ नहीं, जो सस्ते में काम करने आ गया क्योंकि लोगों को काम की ज़रूरत है, तो उसका एक्सप्लॉइटेशन करके काफ़ी सारे लोग ये करते हैं। तो इवन ऑर्गेनाइज सेक्टर के एंटरप्राइजेज और बिजनेसेस कई बार कुछ जॉब्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसी रखते हैं, गवर्नमेंट को पता ना चले उस तरीके से, गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना आए इस तरीके से। Since 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. अब ये unorganized sector के workers generally आते कहाँ से हैं? तो rural and urban households दोनों में अलग अलग प्रकार का आएगा। रूरल एंड अर्बन हाउसहोल्ड्स में आप देखिए, रूरल एरिया में आप गेस कीजिए ज़्यादातर लोग किस में काम करते हैं, कौन से सेक्टर में काम करते हैं? प्राइमरी सेक्टर, फार्मिंग, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो in rural areas 80 to 85% of the population is involved in agricultural sector, और ज़्यादातर population अगर agricultural sector में होगी तो agricultural issues ही उनके issues होंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जनरली रूरल एरियाज में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो होंगे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे, और उनको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय गिविंग देम एग्रीकल्चरल इनपुट्स। उनकी खुद की ज़मीन के लिए थोड़े बहुत इनपुट अगर गवर्नमेंट दे, सीड्स गवर्नमेंट दे, स्टोरेज फैसिलिटी दे, मार्केटिंग फैसिलिटी दे, वेयर हाउसेस दे, तो ये लोग ज़्यादा खुद से पैसे कमा पाएंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट अपॉन लैंडलॉर्ड्स हु कीप देम इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इसलिए ये ज़रूरी है, इस तरीके से इनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अर्बन जो है उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अर्बन
अर्बन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं जनरली या तो बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, रैग पिकर्स, गारमेंट में रैग पिकर्स यानी कचरा उठाने वाले, ठीक है। तो ये सारे लोग जो होते हैं वो जनरली अर्बन एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम उनको क्रेडिट फैसिलिटी यानी थोड़ी बहुत लोन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर दे पाए और उनकी स्किल्स डेवलप करवा पाए गवर्नमेंट, तो वो खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाएंगे और उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बाहर आने का मौका मिलेगा। क्लियर? इजी। अब देखिए जनरली जो भी लोग होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, चाहे वो रूरल हो या अर्बन एरिया में हो, जनरली दे ऑल्सो कम फ्रॉम अ सोशली बैकवर्ड बैकग्राउंड। और जब वो सोशली बैकवर्ड बैकग्राउंड में से आते हैं तो द प्रॉब्लम इज कि भाई सोशली बैकवर्ड बैकग्राउंड में से आने वाले लोगों के साथ सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा, सोशल एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है। और जब इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो बेस्ट वे टू सपोर्ट देम एंड प्रोटेक्ट देम इज टू मेक श्योर कि उनका सोशल प्रोटेक्शन हो, उनको सोसाइटी में ठीक से प्रोटेक्ट किया जाए ताकि वो इकोनॉमिकली आगे आ पाए। That is the best way. As you can see, majority of workers from scheduled caste, scheduled tribes and backward classes are working in unorganized sector. Besides getting irregular and low paid work, these workers also face social discrimination. Thus, protection and support to the unorganized sector workers is necessary for both economic and social development of the workers. दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। Let's move on to the final part of this chapter. बहुत easy, सबसे easy part of this chapter, sectors in terms of ownership. भाई हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी हो रही है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर ओनरशिप के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करने जाए तो दो प्रकार के सेक्टर्स आएंगे, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड, और दूसरा आएगा प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ग्रुप ओन्ड। Public sector, obviously government owns most of the assets and provides all the services, therefore it is also called state sector or government sector. Example देख लो, Indian Railways है भाई बेस्ट एग्जाम्पल, पोस्ट ऑफिस इज अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल कि रेलवेज को कौन ओन करता है, कौन चलाता है, कौन प्रोवाइड करता है, तो भाई हमारी गवर्नमेंट करती है। बेल एक और अच्छा एग्जांपल आपको दिया गया है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, समटाइम्स इट इज आस्क्ड एज एन एमसीक्यू, उसका डिटेलिंग आपको पूछ लेते हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर में द मोटिव इज वेरी क्लियर, उनको गवर्नमेंट को पैसा कमाने के लिए वो टैक्स लगा लेते हैं, उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी होते हैं, उनके जो सर्विसेज हैं पब्लिक सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट फॉर अर्निंग मनी, दे आर फॉर सोशल वेलफेयर, नीड्स ऑफ द सिटीजन्स, लोगों को जरूरत है वो प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक सेक्टर होता है और ये ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के लिए पब्लिक सेक्टर ध्यान, तो उनका फोकस ही सोशल वेलफेयर पे होता है। दैट इज वाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कुड ऑल्सो बी लॉस मेकिंग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे ट्राई टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर टू द सिटीजन्स। ऑन दी अदर हैंड अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेंगे तो प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज या इंडिविजुअल्स के पास सारे असेट्स और सर्विसेज है, वो लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जैसे कि रिलायंस एंड टाटा, तो इन लोगों का मेन मोटिव सोशल वेलफेयर नहीं होता, उनका सेकेंडरी मोटिव, टर्शियरी मोटिव, कोई भी नंबर का मोटिव हो सकता है सोशल वेलफेयर, वो लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हो, ये पॉसिबल डेफिनेटली है, बट उनका प्राइमरी मोटिव उनका खुद का घर भी तो चलाना है, उनका प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट जनरेशन। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। अब देखिए जनरली अगर हम बात करने जाए तो एफिशिएंसी में ऐसा नॉर्म बन जाता है कई बार कि प्राइवेट सेक्टर इज़ प्रॉबेबली मोर एफिशिएंट, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोग ऐसा एक्सपेक्ट भी करते हैं क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर थोड़े ज़्यादा चार्जेस लेगा, प्रॉफिट के लिए काम करेगा, तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा बहुत अच्छी सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट देना कंपलसरी हो जाता है। अगर उनका प्रोडक्ट या सर्विस ख़राब होगा तो कौन जाने वाला है उनके पास वापस, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो
प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट, उनको एफिशिएंट रहना कंपलसरी भी है, वो कंपटीशन भी ज़रूरी है, वो लोग मेहनत भी कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट को टांग अड़ाने की ज़रूरत क्यों थी? पब्लिक सेक्टर आया ही क्यों? Why do we need public sector? What is the role of public sector? तो आप समझिए, यहाँ पे हम मोटिव की बात बहुत डिटेल में करने वाले हैं। पब्लिक सेक्टर इज नेसेसरी बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज फोकस्ड ऑन प्रॉफिट जनरेशन। भाई जब प्रॉफिट जनरेशन की बात हो जाएगी तो प्राइमरी मोटिव कभी सोशल वेलफेयर नहीं होगा। तो लोग जो शायद उतने प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल ना हो, पर उनको कुछ सर्विसेज की जरूरत हो, तो वो सर्विसेज उनको कौन प्रोवाइड करेगा? इट वुड हैव टू बी द गवर्नमेंट। लेट्स सी रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर लिमिटेशन। सबसे पहला तो देयर आर सोसाइटल नीड्स दैट प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट एड्रेस अफोर्डेबली। काफी सारी चीजें ऐसी होगी जहां पे प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियसली धंधा करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज हो जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवेज, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए। अब इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोई एक पर्सन, कोई एक प्राइवेट सेक्टर का इंडिविजुअल कहां से लाएगा? इतने पैसे तो सिर्फ गवर्नमेंट के पास होते हैं, और इतने ज्यादा पैसे शायद कोई पर्सन ला भी दे तो उसको, उनको तो प्रॉफिट बनाना है, तो उसे प्रॉफिटेबल बनाना विल बी अ मच बिगर टास्क एज वेल। तो कोई प्राइवेट सेक्टर का पर्सन इसमें घुसने की भी कोशिश शायद ना करे, इस सेक्टर में ही ना जाए। तो क्या कभी रेलवेज ही नहीं बनाएंगे हम? अब रेलवेज बनाना तो जरूरी है, तो अब कौन आएगा? गवर्नमेंट। Funding challenges, as I said, some of these needs require substantial investment beyond what private entities can provide. Difficulty in funding collection, again, अब चलो हो तो गया, जैसा कि मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट चलो कर दिया, पर उसमें से प्रॉफिट जनरेट करवाना इज अनदर मेजर टास्क, इवन मोर डिफिकल्ट। तो अगेन गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा। हाई प्राइवेट सेक्टर कॉस्ट इफ हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। अब ऑब्वियस सी चीज है, प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करता है? यू गेस्ड इट राइट, वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, और प्रॉफिट के लिए जब काम करेगा तो वो कोई भी चीज कंप्लीटली बहुत सस्ते में तो नहीं ही देगा। इवन जियो हैज इंक्रीज्ड देयर प्राइसेस नाउ, तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही, और अगर प्राइसेस बढ़ेंगे और नेसेसिटी की चीज भी सारी अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर दे रहा होगा, तो इमेजिन कि बेसिक नेसेसिटी के चीज़ों के भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जो गरीब होंगे वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे भी किसको बीच में आना पड़ता है? यू गेस्ड इट राइट, द गवर्नमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बेस्ट एग्जांपल रेलवेज का हमने ले लिया है। ये सारे इसके एग्जांपल है जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी। अब ensuring accessibility, governments must undertake significant spending to make these facilities accessible to all। कुछ बेसिक चीजें होती है। अब देखिए आपके घर पे या फिर बहुत सारे लोगों इंडिया में अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जितने भी पुअर लोग हैं, हंगर की सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई ये प्राइवेट इंडिविजुअल जो थे उनकी वजह से हंगर आ रही है। हर कोई किसको ब्लेम करेगा? यस, गवर्नमेंट को ब्लेम करेगा। तो गवर्नमेंट को ब्लेम करेगा तो इट इज government's responsibility to provide these basic services। another example is health, education। जब कोविड में लोगों की डेथ हो रही थी, जब कोविड का सेकेंड वेव आया था, उस टाइम पे सब लोग, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं बोल रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हो। हर कोई गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री को बोल रहा था कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो। तो हेल्थ की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पूरे कंट्री में हेल्थ और हाइजीन मेंटेन हो, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की आती है। सिमिलरली एजुकेशन में भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई इफ the responsibility is with the government, then they will have to get involved। तो तब भी पब्लिक सेक्टर आता है। कई बार प्राइवेट सेक्टर को सस्टेन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। कॉस्ट्स कंट्रोल करने के लिए, रीजनेबल प्राइस पे चीजें प्रोवाइड करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, एग्रीकल्चरल सपोर्ट के लिए, स्पेशली फार्मर्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट
द इश्यू इज कि वो ज़्यादा डेवलप अगर ना हो पाए तो फिर वहाँ पे भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी. दैट इज वाई गवर्नमेंट इंटरवीन्स थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP लास्ट ईयर पढ़े थे, याद कर लेना. हेल्थ एंड एजुकेशन एज आई सेड, एड्रेसिंग इलिटरेसी एजुकेशन का ही पार्ट है. ह्यूमन डेवलपमेंट की भी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट एंड टैकलिंग पॉवर्टी. I hope this is clear to all of you. For these reasons, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी. इसीलिए पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट करता है, वरना सिर्फ सब कुछ प्राइवेट सेक्टर होता. दैट इज वेयर दिस चैप्टर एंड्स. आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू. इसमें आप जहाँ चाहे, जिस तरीके से चाहे, थोड़ा बहुत समझ के और यहाँ पे अपने डाउट सॉल्व करके आप एग्जाम में जा सकते हैं. मेक श्योर दैट यू यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड यूज दिस वीडियो एज मेनी टाइम्स एज यू वांट. बाय.